एक धारणा भी बनी हुई है, कई सारे पेशेंट्स आते भी हैं, वो कहते हैं कि हमारा दांत दर्द हो रहा था, पहले हमने गुलमंजन कर लिया और दांत में अब हमारे दर्द नहीं है। बट ये पूरी तरीके से गलत है। जैसे बच्चों को आप इस्तेमाल करवाते हैं फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, तो बच्चों में क्या टेंडेंसी होती है, बच्चे सारे का सारे स्पिट नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर में फ्लोराइड कंटेंट बढ़ने से स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है आपको बहुत सारे एरियाज में, जैसे जिनमें वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, उन एरियाज में फ्लोराइड टूथपेस्ट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है। सर देखिए, मेडिकेटेड टूथपेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हम हर जगह पे मतलब जिसमें सेंसिटिविटी रिलीफ करने वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो हर पेशेंट के लिए दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। वो बस उन्हीं पेशेंट्स में यूज़ हो सकता है जिनमें जो है आप सेंसिटिविटी का इशू है या डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। तो जनरली आप कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट एक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी, जब भी आप टूथपेस्ट खरीदने जाएं, उसमें देख लें कि फ्लोराइड की क्या कंटेंट है। अगर फ्लोराइड कंटेंट है उस टूथपेस्ट में, तो आप डेफिनेटली उस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आजकल एक और बहुत ज़्यादा है ट्रेंड में कि रिमिनरलाइज कर देंगे टूथपेस्ट से, रिमिनरलाइजेशन होता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि फ्लोरिडेटेड जो आपके टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, उनका एक एडवांटेज ये होता है कि ये दांत को रिमिनरलाइज कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब बैक्टीरिया हमारे दांत में प्रेजेंट होता है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है वहाँ पे, और जिसकी वजह से जो है वहाँ टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिमिनरलाइजेशन का पर्पज़ ये है कि जब फ्लोराइड आप टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो, तो वो फ्लोराइड अपनी तरफ कैल्शियम और जो सलाइवा में फॉस्फोरस वगैरह अवेलेबल हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और जो फ्लोर हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जो टूथ का एक स्ट्रक्चर बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसको वो फ्लोर एपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एसिड से ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। तो नॉर्मल आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें, या अगर सेंसिटिविटी वगैरह का इशू है, तब मैं कहूँगा कि आप जो मार्केट में बहुत सारे सेंसिटिविटी रिलीव करने के हैं, जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट, स्टेनस फ्लोराइड वगैरह होते हैं, तब आप जाएं। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लोराइड इज़ लाइक एक इसका ड्रॉबैक भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे एरियाज में, जैसे जिनमें वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है, उन एरियाज में फ्लोराइड टूथपेस्ट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर से फ्लोराइड इनटेक हो रहा है आपका। तो ऐसे में आप नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट पे जाएं, जहां आपके वाटर कंटेंट में फ्लोराइड कम है, वहाँ, या जनरली जो पैरामीटर्स है, जो दिया गिवन पैरामीटर्स है उसके बराबर या उससे कम है, वहाँ पे आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। जहाँ पे ऑलरेडी वाटर कंटेंट में फ्लोराइड है, उसमें आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे बच्चों को आप इस्तेमाल करवाते हैं फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, तो बच्चों में क्या टेंडेंसी होती है, बच्चे सारे का सारे स्पिट नहीं कर पाते हैं। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंजेस्ट कर जाएंगे, कुछ ना कुछ पी जाएंगे उसे। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी सर, आपके शरीर में फ्लोराइड कंटेंट बढ़ने से स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है आपको। हमने देखा है कई सारे लोग होते हैं, वो ब्रश 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक दांत को अपने रगड़ते रहते हैं। वो बिल्कुल गलत है। ब्रश आपको जो है 2 से 3 मिनट सफिशिएंट है, और ब्रश रेगुलर इंटरवल्स पे चेंज भी होने चाहिए। ये नहीं कि एक बार ब्रश ले लिया तो 1 साल की छुट्टी हो गई। ब्रश आपको 2 महीने, 3 महीने, या आप बहुत विगरस ब्रशिंग करते हैं तो हर महीने आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। अपने ब्रिसल्स की तरफ ध्यान दें ब्रश के। अगर वो टूट रहे हैं या तिरछे मिर्चे हो रहे हैं, तो वो दैट इज़ द करेक्ट टाइम कि आप ब्रश अपना चेंज करें। और ब्रश का जो करेक्ट मेथड है करने का, वो हम क्या गलती करते हैं, सपोज ये ऊपर वाला दांत है, हम इस तरीके से ब्रशिंग करते हैं उस पर। ये गलत तरीका है। इसमें क्या होगा कि कुछ भी दांतों के बीच में होगा तो वो दांतों के बीच में ही फंसा रहेगा, निकलेगा नहीं। हमें क्या करना है, वर्टिकल स्वीपिंग मोशन यूज करना है इस तरीके से, रेदर देन हॉरिजॉन्टल मोशन। हमें वर्टिकल मोशन यूज करना है। इससे क्या होगा कि दांतों के बीच में कुछ भी होगा तो ये निकल जाएगा। ये आगे वाले दांतों के लिए है।
ये ऊपर के दांत के लिए आप नीचे की तरफ, और नीचे के दांत के लिए आप ऐसे ऊपर की तरफ ब्रश करें। और जो पीछे के दांत होते हैं उन पे आप सर्कुलर मोशन यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि जो है कुछ भी गंदगी फंसी है या कुछ भी है तो वो वहां से निकल जाए। और अंदर के सरफेसेस को भी क्लीन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाहर के सरफेसेस को। तो आप एक बार बाहर की तरफ कर लें तो फिर एक बार अंदर की तरफ भी इस स्वीपिंग मोशन में करके कुछ भी खाना फंसा है या कुछ है तो उसे निकाल लें। देखिए, गुलमंजन बेसिकली निकोटीन सब्सटेंस होता है उसमें। तो एक धारणा भी बनी हुई है, कई सारे पेशेंट्स आते भी हैं, वो कहते हैं कि हमारा दांत दर्द हो रहा था, पहले हमने गुलमंजन कर लिया और दांत में अब हमारे दर्द नहीं है। बट ये पूरी तरीके से गलत है। निकोटीन इंड्यूस्ड एनाल्जेसिया प्रोवाइड करता है गुलमंजन, उससे आपको टेम्परेरली वहाँ पे आराम मिलता है दांतों में। लेकिन वो अगर दांतों में आपके सड़न या इन्फेक्शन है तो आपको गुलमंजन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो दांतों के अंदर जाएगा और जाके वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो गुलमंजन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एब्रेसिव कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि दांत आपका घिसता है। तो गुलमंजन ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करने में दांत घिसने की भी समस्या आती है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गुलमंजन क्योंकि टोबैको सब्सटेंस है तो ये आगे चल के कैंसर का भी प्रमुख कारण बन सकता है। टूथ कैप, बहुत सारे एडवांसेस होते हैं टूथ कैप में। पहले जैसे मेटल कैप्स होते थे, फिर उसके बाद सिरेमिक कैप्स, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जिरकोनिया है। तो सबके अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं। इट रेंजेस कि 5 साल से लेके 15 साल, मैंने 25 साल 30 साल के भी पेशेंट्स देखे हैं जिनके टूथ कैप सही से चल रहे हैं। ये बहुत डिपेंड करता है कि जो है आपकी जब टूथ कैप लगाया गया है तो आपकी फिटिंग कैसी है उस टूथ कैप की, और सेकेंडरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कैसे आपने टूथ कैप लगने के बाद उसे मेंटेन किया हुआ है। अगर आपको बहुत अच्छा कैप, आपने बहुत महंगा कैप भी लगवा लिया है, लेकिन अगर आपने मेंटेनेंस उसकी नहीं रखी है, मेंटेनेंस इन द सेंस कि जो है आपने साफ सफाई नहीं रखी है और मसूड़ों को साफ नहीं रखा, दांतों में आपने फिर से सफाई करने में लापरवाही की, तो वो वापस से जो है आपका टूथ कैप जो भी था वो खराब हो जाएगा और आपको या तो फिर आखिरी में टूथ कैप चेंज कराना पड़ेगा, या तो वो निकल जाएगा, या तो वहां पे खाना फंसने की समस्या होने लग जाएगी। टूथ कैप्स आजकल 500, 700, 1000 से लेके देखिए 10-10 हजार तक के टूथ कैप्स हैं। तो जितना इसमें आप इस्थेटिक, मतलब जितने सुंदर कैप्स की तरफ जाएंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो मेटल फ्री कैप्स होते हैं, जो मेटल वाले कैप्स होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि एमआरआईज वगैरह में आप जैसे देखते होंगे कि एमआरआईज में कोई भी मेटल अलाउड नहीं होता है। तो जो मेटल फ्री कैप्स होते हैं उनका एक एडवांटेज होता है कि वो जो है आपको सपोज कभी एमआरआई की ज़रूरत पड़े तो वो आपको निकलवाना नहीं पड़ेगा, उसके साथ ही एमआरआई किया जा सकता है। जब भी हम खाना खाते हैं और हमारे दांतों के बीच में सफाई हम नहीं कर पाते हैं तो खाने के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम इनिशियल स्टेजेस में प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक धीरे धीरे चल के जब आपके दांतों के बीच में फंसे रहेंगे तो मिनरलाइज होते रहते हैं। मिनरलाइज होके प्लाक से कैलकुलस का फॉर्म ले लेते हैं। फिर कैलकुलस एक मेन रीज़न है जो कि आपके मुंह से बदबू आने का की बड़ी वजह है। दूसरी चीज़ें ये भी है कि जो है और भी रीजंस है मुंह से स्मेल आने की, बस गंदगी, मुंह की गंदगी नहीं होती है। जैसे आपको एसिडिटी का इश्यू है या आपका पेट फ्रीक्वेंटली साफ नहीं रह रहा है तो वो भी एक वजह है कि जो है आपको मुंह से स्मेल आए। तो इसके लिए आपको अपने जो भी निकट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट एक करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। पायरिया आपके गम्स का इन्फेक्शन होता है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे जब इनिशियल स्टेजेस में जब प्लाक होता है और वो कैलकुलस का फॉर्म ले लेता है तो आपके जो दांत और हड्डी के बीच में कैलकुलस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो डिपोजिशन अगर बहुत टाइम तक रहता है, वो डिपोजिशन आपने साफ नहीं करवाया, ध्यान नहीं दिया, तो उन डिपॉजिट्स की वजह से जो वहाँ पे हड्डी होती है वो गलना शुरू हो जाती है। हड्डी का जो लेवल, बोन का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है।
उसकी वजह से आपका दांत आखिर में ढीला पड़ जाता है और फिर उस कंडीशन में आपको दांत निकलवाना पड़ता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में आपने इसका ट्रीटमेंट करा लिया, इनिशियल स्टेजेस में आपने क्लीनिंग वगैरह करा ली ठीक से और सही से जो डॉक्टर की एडवाइस है वो आपने फॉलो कर ली, तो वो वहीं पे क्योरेबल है, वो वहीं पे ठीक किया जा सकता है।